स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज से जो है हम बेसिकली जो एमपी का ज्योग्राफी है उसको कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एमपीज ज्योग्राफी, जिसमें कि जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ऑल अबाउट एमपीज मेजर जियोमॉर्फिक रीजन्स, राइट। तो आज हम बेसिक एमपी के कौन कौन से जियोमॉर्फिक रीजन्स हैं उसको पढ़ेंगे और क्या क्या एमपी का विद रिस्पेक्ट टू मेंस का सिलेबस में ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में क्या क्या हमें जो है आना चाहिए वो हम आज पूरा कवर करेंगे, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी फॉर यू। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी आरची सहानी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, एज यू ऑल नो कि हमारे मध्य प्रदेश में मेंस के 6 पेपर्स होते हैं, राइट। और पूरे जो 6 पेपर्स होते हैं वो जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6 हमारी स्ट्रेट जीरो की टीम जो है आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ द लेक्चर कंटेंट जो है अवेल कर रही है, आपको प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो चलिए और ये जो सारा है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने कुछ ऐड नहीं किया, जैसे हमने इंडियन ज्योग्राफी भी कवर किया है, वी हैव कवर्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल। राइट नाउ वी आर डूइंग मध्य प्रदेश ज्योग्राफी। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने जो है ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो बच्चों अभी जो रिसेंट में 2020 का जो नया अपडेटेड सिलेबस है हम जो पूरा पढ़ रहे हैं वो दैट इज ऑल स्टिक टू रीसेंट सिलेबस, राइट। तो इसीलिए जो है हो सकता हो कि आप लोग पुराने सिलेबस को फॉलो करते आ रहे होंगे। आज हम थोड़ा सा देख भी लेंगे कि हमारे सिलेबस में बेसिकली मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी क्या है। बाकी अगर आपको ओवरऑल सिलेबस देखना हो तो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको इंट्रोडक्शन में पूरा ये बता रखा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो जीएस पेपर 1 है ना उसमें पार्ट बी पूरा क्या है ओवरऑल ज्योग्राफी की बात करता है, लेकिन ये पार्ट बी में 5 यूनिट्स है, जिसमें कि थर्ड ये जो यूनिट है आपकी दैट टॉक्स अबाउट ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसपे कि हमें मेजर जियोमॉर्फिक रीजन्स आज जो हम देखने वाले हैं, लेकिन ये काफी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो हम स्पेसिफिक टू नर्मदा वैली और मालवा प्लेट्यू को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद वी विल प्रोसीड टूवर्ड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एमपी की कहाँ कहाँ कैसा वेजिटेशन है, एमपी का क्लाइमेट जो है मध्य प्रदेश का कैसा रहता है, सॉइल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल होती है वो क्या होती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन से रिलेटेड, जैसे कि गली इरोजन जो है चंबल में आपको काफी मिलता है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन की मेजर प्रॉब्लम दैट इज स्टिक टू एमपी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मेथड्स क्या है उसको कंजर्व करने के सॉइल के, और एट लास्ट वाटर शेड जो बेसिक है प्लानिंग है वाटर शेड प्लानिंग वो कैसे वर्क करती है। देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की व्हाट आर द मेजर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज विच आर टिपिकली फाउंड इन आपके मध्य प्रदेश में, राइट। उसके बाद जो है आपके मेजर इंडस्ट्रियल कुछ जोन्स है बहुत सारे, चाहे फॉरेस्ट के आउटपुट ले लें हम, मिनरल्स के आउटपुट ले लें या एट लास्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के आउटपुट ले लें। इसकी वजह से क्या है बहुत कई जोन्स जो हैं, जैसे आपने अगर इंदौर के पास कोई रहता होगा तो आपने पीतमपुर सुना होगा, ग्वालियर वगैरह वाले रेंज में आपने मालनपुर सुना होगा। तो दीज ऑल आर द मेजर इंडस्ट्रियल बेस जहां पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पे 24/7 जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वाटर फैसिलिटी अच्छी होती है ना, लेबर्स वगैरह के लिए जो वो वर्कर्स होते हैं उनके लिए अच्छी रहने की सुख सुविधाएं रहती है। तो इस टाइप से क्या होता है गवर्नमेंट भी वहां पे प्लानिंग करती है और वो पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन टाइप का उभर के आता है, ठीक है। तो मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है ऐसी मध्य प्रदेश में, और एट लास्ट जो ट्राइब्स है मध्य प्रदेश की, चाहे हम वो ओवरऑल ट्राइब बोले या पर्टिकुलर जो पीवीजीटी होती है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है वो मेजरली आपकी 3 है। तो वो हमारी सहारिया भारिया बैगा ये जनजातियां कहाँ रहती हैं, इनका कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस है क्या, अगर वो कल्चरल सिग्निफिकेंस है तो उस कल्चरल सिग्निफिकेंस का क्या प्रोज एंड कॉन्स है विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, हम इसको कवर करेंगे, राइट। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 3। तो चलिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आप यहाँ पे मेरे बारे में थोड़ा सा ये सब देख सकते हैं, और जो हमारा बेसिकली जो स्ट्रेट जीरो का प्रोग्राम है वो डिफरेंट जो है कोर्सेज इसमें रन होते हैं, लाइक जो हम अभी मध्य प्रदेश का मेंस कर रहे हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक हुआ, मॉक टेस्ट सीरीज चाहे वो हम मेंस की बात कर लें, प्रीलिम्स की बात कर लें, या फिर प्रीवियस ईयर्स के मेंस डिस्कशन, या फिर एट लास्ट इफ यू डोंट वांट वीडियो लेक्चर यू जस्ट वांट एन कंप्लीट क्रस्ट नोट्स ऑफ जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6 you can also avail this, right। तो this is all about our courses। अगर आपको इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो you can directly visit to our website
और इनमें अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड। दिस इज ऑल अबाउट अस। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरीज आती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो फ्रेंड्स भी चाह रहे हैं कि कुछ हमें जो भी कोई क्वेरी अगर उनके माइंड में जनरेट हो रही है, दे हैव टू सॉर्ट इट आउट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी वीडियो। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू प्रोसीड, जैसे कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश क्या है, एक सेंट्रल रीजन का पार्ट है, इसीलिए जो इसको है हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश, या फिर इसको हृदय प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि दिस इज द हार्ट, मतलब हार्ट जैसे अपनी बॉडी में हार्ट का कहाँ एरिया होता है, सेंट्रल, नियर सेंट्रल टू आपका थोड़ा सा होता है ना, तो ऐसे ही इसी वजह से क्या होता है, मध्य प्रदेश का भी नाम मध्य प्रदेश इसीलिए पड़ा क्योंकि वो जो है सेंट्रल रीजन जो है आपका पूरा इंडियन प्लेन का वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। और मध्य प्रदेश अगर हम बात करें कि 2000 से पहले जब तक छत्तीसगढ़ बाइफर्केट नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, क्योंकि 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, राइट। तो उसकी वजह से जो है मध्य प्रदेश अब जो है 6 नंबर, बेसिकली 2nd नंबर पे स्टेट में एरिया वाइज आता है। लेकिन अगर जब छत्तीसगढ़ या 2000 प्रायर टू 2000 पहले की बात करें हम, या छत्तीसगढ़ जब इन मध्य प्रदेश का पार्ट था तब की हम बात करें, तो क्या होता था कि उस समय जो है मध्य प्रदेश आपका बेसिकली क्या होता था, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा प्रदेश बोला जाता था, स्टेट बोला जाता था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मध्य प्रदेश। और फिर जब जैसे ही छत्तीसगढ़ का बाइफर्केशन हो गया तो मध्य प्रदेश क्या है, 2nd लार्जेस्ट स्टेट हो गया एरिया वाइज। और अगर हम पॉपुलेशन जो हर 10 साल में जो पॉपुलेशन सेंसस निकाला जाता है, जो अभी हम 2011 का जो है 2011 का जो सेंसस से अपडेटेड है, अब 21 में नया आएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी तब तक हमको जो है स्टैटिक डेटा जो है 2011 के ही पता होना चाहिए, है ना। तो उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन वाइज स्टेट की जो रैंकिंग आती है उसमें 6 नंबर पे आता है आपका क्या, मध्य प्रदेश। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ मध्य प्रदेश। और अब हम देखें मध्य प्रदेश की कुछ पॉलिटिकल बाउंड्री। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रीलिम्स में भी पढ़ा ही होगा, कि मध्य प्रदेश आपका ओवरऑल क्या हो रहा है कि बाउंड्री वाइज जो है वो 5 स्टेट और दूसरे स्टेट, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है, मतलब ये और इंटरनेशनल बाउंड्री कहीं से नहीं बनाता, ना तो ये नेपाल चाइना इस तरफ से लैंड बाउंड्री बनाता है, ना तो ये पानी सी रूट भी इसके पास नहीं है। तो ये क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब दूसरे स्टेट ही मिल रहे हैं इसको, इंटरनेशनल बाउंड्री कोई सी नहीं मिल रही है। तो वो दूसरे स्टेट क्या है, इन नंबर 5 स्टेट है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट बात करें तो यहाँ पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न बात करें, बिल्कुल वेस्टर्न, यहाँ तो अलीराजपुर झाबुआ अगर साइड आपको पता हो तो ये यहाँ पे आपका आता है गुजरात। साउथ वेस्ट बाउंड्री पूरी आपकी देखें, यहाँ पे नर्मदा और तापी नदी तो पूरी आपकी फिजियोग्राफिक बाउंड्री ही बनाती है। तो ये आपका क्या रीजन आता है, तो दिस इज क्या, मध्य प्रदेश आपका महाराष्ट्र वाले स्टेट से टच होता है। नॉर्थ वेस्ट साइड में आपका ये आपका चंबल रिवर जो पूरा ओवरफ्लो यहाँ पे फ्लो होती है, कोटा बैराज, गांधी सागर डैम वगैरह जो बने हुए हैं, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के जॉइंट प्रोजेक्ट्स है। लेकिन ये क्या है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको राजस्थान टच कर रहा है। एट लास्ट आपको छत्तीसगढ़ जो है आपको साउथ ईस्ट जो है रीजन में, वहां पे आपको छत्तीसगढ़ जो है टच कर रहा है। तो ये सब जो हो गया आपका क्या हो गया, बेसिकली फिजिकल पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, 5 स्टेट टच कर रहे हैं, कौन कौन से, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। अब बस आपको इसका नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ये आपको डायरेक्शन इतना तो मतलब समझ आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की एरिया वाइज बात करें तो अप्रॉक्स जो है मध्य प्रदेश का एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम बात करें तो 3.80282 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इतना आपका क्या है, मध्य प्रदेश का एरिया है। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया माना जाता है, इतना बड़ा, मतलब काफी बड़ा एरिया हो गया, क्योंकि 2nd तो स्टेट ही है ये, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट कवर में बात करें तो हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट इन टर्म्स, अगर वो 33% का बोलते हैं ना, 33.33% मतलब जो होना चाहिए, इतना फॉरेस्ट कवर आपके हर स्टेट का होना चाहिए, उसमें भी मध्य प्रदेश टॉप में आता है। कल्टीवेटेड एरिया में भी बोले तो हाफ लैंड जो होता है कल्टीवेट, जहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, कल्टीवेट होता है, प्लांटेशन होता है ना। भले एग्रीकल्चर या खाने के लिए वो पेड़ ना लगाए हो, लेकिन उससे हो सकता है कि कोई बैम्बू का प्रोडक्शन होता हो, मेडिसिनल प्लांट जो है बनता हो। तो ओवरऑल अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो 50% जो हाफ ऑफ द लैंड मास जो है आपका स्टेट का वो कल्टीवेबल है, ठीक है। कवर वाइड एरिया ऑफ इंडियन प्लेट्यूज, अभी हम देखेंगे कि मालवा का प्लेट्यू या नर्मदा सोन वैली, बघेलखंड, बुंदेलखंड, थोड़ा सा इनको भी देख लेंगे क्योंकि ये फिजियोग्राफिक फीचर में आते
आते हैं, लेकिन हमारे मेंस के टर्म्स के हिसाब से बात करें तो हमें बहुत ज्यादा आपको मालवा का जो सबसे बड़ा आपका प्लेट्यू है और नर्मदा सोन वैली जहां से आपकी पूरी जो मतलब बोलना चाहिए कि आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है नर्मदा रिवर को, वो फ्लो करते हुए आती है। तो ये दोनों को अपन को और अच्छे से देखना है, इसलिए इसके लिए मैंने एक डेडिकेटली एक आपके लिए एक लेक्चर रख रखा है। ओके, तो और मध्य प्रदेश में अभी एट प्रेजेंट जो हम बात करें तो 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 10 डिवीजन है और वेरीड बहुत अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। अगर बात करें तो विंध्या, सतपुड़ा, मैकाल रेंजेस हैं, है ना, सिग्निफिकेंट बहुत सारी रिवर्स हैं मध्य प्रदेश की, तो ये अलग अलग इसकी फीचर्स बनाती है। तो अब हम ये बात करें तो ये हमारे पूरे 10 जो है डिवीजन्स है मध्य प्रदेश का, और इन डिवीजन के अंदर सब डिवीजन में क्या आती है, डिस्ट्रिक्ट्स आती है। अगर हम चंबल डिवीजन की, जैसे भोपाल डिवीजन की बात करें तो भोपाल में क्या आ गया, राजगढ़, विदिशा, ये वाला जो स्काई ब्लू कलर है, तो राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, तो ये आपका किसमें आ गया, भोपाल जोन में या भोपाल डिवीजन में। फिर चंबल की बात करें तो भिंड में रहना, श्योपुर, फिर ग्वालियर में आ गया तो ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, ठीक है। फिर उसके बाद इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम या फिर इसको होशंगाबाद भी बोलते हैं, फिर रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन। तो ये बेसिकली आपके कितने हो गए, 10 डिवीजन हो गए, संभाग बोलते हैं इसको हिंदी में। अब हम मध्य प्रदेश की अगर टोपोग्राफी की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है बता दिया हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश सेकंड नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है। तो फर्स्ट क्या है, राजस्थान है ना। और ये पेनिसुलर पार्ट जो इंडियन मेनलैंड का जो पेनिसुलर जो पठार वाला पार्ट है ना, जो टेक्कन ट्रैप से जो पठार बना हुआ है, वहीं पे ये क्या है, ये रीजन सिचुएटेड है, ठीक है। अगर हम इसके नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पे क्या है, चंबल रिवर फ्लो होती है और ये चंबल रिवर एट लास्ट क्या हो रही है, यमुना में मिल रही है, और यमुना क्या हो रहा है, अपना पानी ड्रेन कर रहा है गंगा रिवर में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लेन ऑफ गंगा और यमुना। गंगा और यमुना की वजह से जो एलुवियल प्लेन है वो बनाया गया है कि मिट्टी की मतलब रिवर जो है एलुवियल जो है सिल्ट डिपॉजिट अपने साथ लेके आती है, उसके द्वारा जो है ये प्लेन बनाया गया है। तो नॉर्दर्न प्लेन इज होल डेडिकेटेड टू प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्टर्न पार्ट की, तो वेस्टर्न में हमारे अगर राजस्थान साइड देखा जाए तो अरावली हिल रेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो अरावली से लूनी रिवर भी है ना, डेजर्टिक रिवर है, जो कि डेजर्ट में थार डेजर्ट में जाके जो है आपके वहां पे मिट्टी में ही सबमर्ज हो जाती है। फिर अगर ईस्टर्न साइड हम देखें तो ईस्टर्न साइड आपका क्या आ गया, छत्तीसगढ़ प्लेन्स आ गए। और साउदर्न जो आपकी फिजिकल बाउंड्री बना रही है वो क्या बना रही है, ताप्ती रिवर जो है आपकी साउदर्न बाउंड्री बना रही है। या फिर प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र भी, नीचे महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आ जाता है, वहां पे प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ही आपका जो है साउदर्न बाउंड्री जो है बनाता है। तो अपन ने पहले क्या पढ़ा, पॉलिटिकल बाउंड्री पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट ये आपकी फिजिकल बाउंड्री है, ठीक है। अगर हम टोपोग्राफी की बात करें तो बहुत अलग अलग फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो आपके पास सबसे ज्यादा जैसे है आपका सोन वैली और नर्मदा वैली। तो ये क्या है ना, जहां से नर्मदा और सोन जो निकलती है वो एक रिफ्ट वैली के थ्रू निकलती है। अगर आपको पता हो कि अपन ने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था कि जब दो प्लेट जो है एक दूसरे से डाइवर्ज होती है, मतलब दो कॉन्टिनेंट जो है अगर प्लेट है ना, परत है, वो एक दूसरे से क्या होगा, डाइवर्ज होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपकी रिफ्ट क्रिएट होगी। और ये रिफ्ट से क्या होगा, अगर कोई नदी निकलेगी तो ना तो वो बहुत ज्यादा अपने द्वारा सिल्ट लेके जाएगी, क्योंकि ये बना हुआ रास्ता है। और ये जो होता है, ये जो कॉन्टिनेंट जब टूटता है तो बहुत ही हार्ड सरफेस होती है इसकी साइड लाइन वाली, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही इरोड करना इजी नहीं होता रिवर का, ठीक है। तो इसीलिए जो है सिल्ट नहीं बनता, तो सिल्ट नहीं बनता, इनके पास सिल्ट नहीं होता रिवर के पास, तो रिवर डेल्टा नहीं बनाती है। रिवर क्या बनाती है, धीरे से शांति से जाके आपके जो है अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, इसी वजह से ये एस्चुरीज बनाती है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सोन रिवर और नर्मदा तो चलो आपका डायरेक्टली अरेबियन सी में मिल रहा है, सोन तो आपका फिर से गंगा में मिल रहा है, तो इतना ज्यादा सोन का तो वो नहीं होता है कि एस्चुरी या डेल्टा बना रही है, क्योंकि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो रिवर फाइनल दिखाती है वही रिवर का एस्चुरी या डेल्टा हम बात करते हैं। तो सोन तो क्या हो रहा है, अपना ड्रेन आउट कर रही है गंगा में, तो हम गंगा की बात करेंगे कि वो डेल्टा बना रहे हैं कि वो आपकी एस्चुरीज बना रही है। लेकिन नर्मदा डायरेक्टली अपना खुद का जो है पूरा जो है मियाना बोलते हैं उसको, वो बना रही है, तो वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अगर आप सोन रिवर की बात करें, फ्रॉम अपर पार्ट रिलेटिवली नैरोअर एज कम्पेयर टू नर्मदा। तो अगर हम ये कॉन्टिनेंट भी देखें ना, तो ये थोड़े से ऐसे टेढ़े, मतलब ऐसी ये जो खाई है ना वो ऐसी करके है, तो ऊपर वाला पार्ट तो नैरो है, नीचे वाला पार्ट जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा जो बोलना चाहिए वाइड है, मतलब ये इसका बीच का डिस्टेंस। तो क्या, तो ऊपर वाले पार्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या है, अमरकंटक प्लेट्यू है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका सोन नदी निकली, सोन नदी क्या हो रही है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न
ईस्टर्न साइड जा रही है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड जा रही है, और फिर क्या हो रही है, बिहार के पास वहां पे जाके जो है ये आपकी गंगा से मिल रही है। और वही नर्मदा क्या हो रही है, ये अपन की जा रही है वेस्टर्न साइड, साउथ वेस्टर्न थोड़ा सा टच दे देती है, और फिर गुजरात में जाके गल्फ ऑफ कैम्बे वहां पे जो है ये आपका सबमर्ज हो जाती है अरेबियन सागर में। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका, ये नहीं बोल रहे हैं वैसे, ये जनरल भी पता होना चाहिए आपको कि जो नर्मदा और ये सोन घाटी है, खाई है, वो नैरो है ऊपर साइड और चौड़ी है, वाइड है साउदर्न साइड। ठीक है, और तो इसीलिए यहाँ पे नैरो है, तो फिर ये टूटती हुई ले जाती है, तो इसीलिए सोन नदी जो है वो एल्यूवियल डिपॉजिट अपने साथ रखती है ना, थोड़ा बहुत तो रखती, कंपैरेटिवली लो एंड थिन रखती तो है, और कवर्ड बाय फर्टाइल एल्यूवियल एलिवेशन ऑफ द 300 मीटर वो। और ये क्या होता है, ये बहुत हाइट से उतरती है, बहुत इसमें जो होता है स्पीडीनेस होती है रिवर की, तो भी आप ये पानी इरोड करते हुए जाती है और नीचे अपना सिल्ट को भी लेके जाती है, तो यहाँ पे भी जो है एल्यूवियल सॉइल की फर्टिलिटी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टोपोग्राफी फीचर ऑफ नर्मदा सोन वैली। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो नर्मदा वैली एक इंपॉर्टेंट देन सोन वैली फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर हम अभी देखेंगे ना, जब हम नेक्स्ट जो वेजिटेशन वाले टॉपिक में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो साउदर्न रीजन जहां से ये पूरा निकल रहा है, खंडगा, खंडगौन, खरगौन, यहाँ पे बहुत सारे करीब 139 जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं नर्मदा रिवर में, जो कि आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को बहुत अच्छा करती है। तो यही बोल रहा है कि एज कम्पेयर टू सोन जो है नर्मदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश का हम थोड़ा सा पॉलिटिकल वो देख लेते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूडनल डिवीजन जो होता है ये आप लोग को पता ही होगा वैसे, 26 नॉर्थ से 2630 नॉर्थ तक, और 74.9 ईस्ट से 82.48 ईस्ट तक। तो ये आपका क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है मध्य प्रदेश का। अब हम डायरेक्टली क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं टोपोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की, व्हाट इज द स्टैटिक या व्हाट इज ऑल अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर जब हम मध्य प्रदेश की बात करें, ये पूरा जो मध्य प्रदेश का मैप लें, तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश के आपके 3 मेजर रीजन्स में जो है मध्य प्रदेश को डिवाइड किया हुआ है, राइट। अगर हम ये 3 मेजर रीजन्स देखें तो मेनली क्या क्या है, एक है सेंट्रल हाईलैंड, नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज, और लास्ट है आपका ईस्टर्न प्लेट्यू, या ईस्टर्न प्लेट्यू को ही हम क्या बोलते हैं, बघेलखंड प्लेट्यू। तो ठीक है, आपका हो गया सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा मैकाल रेंज और ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू। तो ये आपके मेजर 3 ज्योग्राफिकल पार्ट्स हो गए मध्य प्रदेश के। लेकिन अगर जब हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड्स को फर्दर जो है वो आपका 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड, 5 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू जो आपका छतरपुर वाला रीजन आ गया, रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना वाला एरिया जहाँ पे डायमंड का जो है मतलब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मालवा प्लेट्यू और नर्मदा सोन प्लेट्यू। ये दोनों को स्पेसिफिकली हमें और अच्छे से पढ़ना है, तो इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेंगे कि मालवा प्लेट्यू में बेसिकली उस रीजन में सॉइल कैसी होती है, उस रीजन में किस टाइप की जो है रिवर्स फ्लो होती है, मेजर रिवर कौन कौन सी है। ठीक है, ये सब चीजें हम दोनों नर्मदा और सोन और मालवा प्लेट्यू के लिए जो है नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो इन टोटल अगर हम ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात करें तो आपके कितने हो जाते हैं, 7। क्यों, क्योंकि 5 तो आपके हो गए सेंट्रल हाईलैंड के, फिर सतपुड़ा मैकाल रेंज और ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर बाघेलखंड प्लेट्यू। तो ये आप समझ रहे, तो सेंट्रल हाईलैंड तो ये पूरा जो है, ये वाला जो एरिया आपका, ये पूरा ये जो है आपका, ये क्या हो गया, ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया। फिर ये ईस्टर्न वाला जो हो गया ये बघेलखंड रीजन हो गया, और साउदर्न जो हो गया ये आपका हो गया सतपुड़ा मैकाल रेंज। ठीक है, तो आपका मध्य प्रदेश का जो बेसिकली अगर हम जियोमॉर्फिक डिवीजन देखें या रीजन देखें तो यही मेजर 3, और अगर फर्स्ट का अगर अपन सेंट्रल हाईलैंड का सब पार्ट देखें तो 5, तो इन टोटल 7 होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो है हम सेंट्रल हाईलैंड में सबसे पहले देखेंगे प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड नर्मदा सोन वैली। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, अगर आपको यहाँ पे मैप पे भी अगर ये चीज दिख रही हो, समझ आ रही हो, तो ये ज्यादातर आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला जो चंबल डिवीजन अपन ने पढ़ा था ना, वो वाला जो रीजन है वो किसका है, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू का है, जो कि आपका मालवा प्लेट्यू के क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड है। मतलब ये आपका मालवा प्लेट्यू है तो इसके नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में आपका पूरा सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू जो है एग्जिस्ट करता है। ओके, और यहां से ही क्या होती है, आपकी मेजर जो रिवर है चंबल नदी जो है वो पूरी आपकी फ्लो होती है। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए, लाइक भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना,
है ना। तो ये सब जो आपके बेसिकली ये सब जो आपके शिवपुरी वगैरह हो गए, ये आपका क्या कौन सा रीजन में आते हैं, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के, जो कि डेक्कन ट्रैप की वजह से जो है, डेक्कन ट्रैप तो मालवा प्लेट्यू पूरा डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि डेक्कन ट्रैप क्या होता है। लेकिन अभी हम देखें तो ये जो वाला पूरा है ये विंध्यन रॉक, जो विंध्यास पर्वत बोलते हैं ना, उसी के पर्वत श्रेणी से क्या है, इसकी पूरी जो है पूरा पत्थर या मिट्टी अगर हम देखें तो यहाँ पे विंध्यन रॉक्स जो है मिलती हैं। ठीक है, बूंदी, करौली, ये छोटी छोटी यहाँ पे जो है हिल स्टेशन या छोटे छोटे जो है बोलना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र मिलता है, बूंदी, करौली। और यहाँ पे थोड़ी मिक्स्ड काइंड ऑफ टोपोग्राफी, अगर अपन सीधा बोले कि यहाँ पे ब्लैक मिट्टी मिलती है या यहाँ पे रेड सॉइल मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड काइंड ऑफ आपको सॉइल मिलेगी, मिक्स्ड काइंड ऑफ, कहीं पे आपको हाईलैंड भी मिल सकता है, कहीं पे आपको थोड़ा सा जो है डेविएशन भी मिल सकता है, हिली रेंज भी मिल सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ की टोपोग्राफी आपकी जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट आपको मिलती है। एक कंटिन्यूएशन जो होता है ना, वो जोन जो है आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट अभी अपन सेंट्रल इंडिया में अगर देखें तो सबसे जो मेन वो चीज है कि आपकी चंबल रिवर जो है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि चंबल रिवर अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट को लेते आती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो एलुवियल डिपॉजिट वहां का जो मुरैना भिंड वाला जो रीजन है, चंबल घाटी जहां पे बेसिकली बोला जाता है चंबल वैली, वहां पे ये क्या करता है कि वहां पे ये अपने साथ सिल्ट को भी लेते हुए चला जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा जो है इरोजन कर दिया है, मतलब इरोन मिट्टी को छील दिया है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड को बोलना चाहिए ना, मेंटल की वन मोस्ट लेयर को उसको बिल्कुल ही क्रश आउट कर दिया। तो उसकी वजह से बहुत ही अलग टाइप की, मतलब ऊपर नीचे वैसे करके जो बनी हुई है मिट्टियों की वजह से। लेकिन ये हम एक बार जो है सॉइल फॉर्मेशन और जो प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू सॉइल है ना, पर्टिकुलर इन मध्य प्रदेश, उसको मैं भी एक बार कवर कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि चंबल नदी जो है बहुत ही ज्यादा जो है कटाव करती है किसका, मिट्टी का। ठीक है, यहाँ आपकी हाइट अराउंड कितनी है, 500 मीटर्स की है। प्लेन सिचुएटेड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो ईस्ट पार्ट है यहाँ का, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, प्लेन मिलता है। अगर वेरिएबल हाइट की बात करें तो 150 से 300 मीटर की हाइट मिलती है। काली सिंध, पार्वती जो कि आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी है, फिर चंबल एट लास्ट मुंबई यमुना में मिल जाती है। तो आपका क्या है कि ये आपकी मेजर रिवर्स हैं जो कि इस रीजन से फ्लो होते हुए जाती हैं। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ यहाँ पे क्लाइमेट मिलता है, मतलब कि पूरा जो एरिया है यहाँ पे ना तो समुद्र है, तो जो समुद्री लहरें होती हैं, सी ब्रीज होता है या लैंड ब्रीज होता है, ये सब जो है ये हवाएं चलती नहीं है। ऊपर हिमालय भी काफी दूर है यहाँ से, तो ऊपर हिमालय की वजह से भी कोल्ड विंड आती नहीं है। तो क्या होता है, आपस में जो पूरा लैंड वाला जो पार्ट है ना, जमीनी पार्ट है ना, वो क्या होता है, रात में बहुत गर्म होता है तो फिर गर्मी हो जाती है। जब गर्मियों में रात में बहुत गर्म होता है, जब ठंडियों में बहुत ठंडा होता है तो ठंडी हो जाती है। तो इसलिए इसे बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटलिटी, कि जैसा मौसम वैसे ही जो है आपका वहां का टेम्परेचर होगा या क्लाइमेट होगा। ठीक है, फिर क्रॉप्स अगर यहाँ पे देखें तो ज्यादातर आपका गेहूं, बारले, ज्वार है ना, ये सब चीजें हैं जो है सोन की जाती हैं। और बहुत अच्छा जो है ये इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे काफी अच्छी इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड का ही सब पार्ट है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू आपके ईस्टर्न साइड, मतलब सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में जो है वो रहता है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका रीवा पन्ना, मतलब रीवा पन्ना इसी के जस्ट आपके नीचे मिल जाएगा। तो रीवा पन्ना के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपका कौन सा प्लेट्यू मिल जाएगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, लाइक छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी और सम पार्ट ऑफ गुना डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है आपका बुंदेलखंड में आता है। फिर ग्रेनाइट रॉक जो आर्कियन एज की है ना, यहाँ पे इस टाइप की मिट्टी मिलती है, कैसी, ग्रेनाइट रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, फिर ये जो प्लेट्यू है ये बिल्कुल ही फ्लैट है और मार्जिनल स्लोप है, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे सीधी ऐसे जो है, मतलब जो स्लैंट हाइट है वो ऐसी हो, नहीं, धीरे धीरे जो है स्लोप होता है ना, ऐसे पता भी नहीं चलता कि, और अपन के पास ढलान भी आ जाती है, उस हिसाब से यहाँ का स्लोप है, मार्जिनल स्लोप है। और टोपोग्राफी इज मोर और लेस स्मूथ है, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कि एक जगह खाई, एक जगह हिल, एक जगह बिल्कुल ही खाई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो है बिल्कुल ऊबड़ खाड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल स्लोपी काइंड ऑफ, मतलब स्मूथ जो है आपको यहाँ की टोपोग्राफी है। सॉइल इरोजन बहुत ही ज्यादा होता है, अगर हम देखें तो केन, बेतवा है ना, उर्मिल रिवर, ये सब जो रिवर्स हैं यहाँ पे सॉइल इरोड करती हैं, मतलब पानी जो है मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं रिवर्स या हवा, उसकी वजह ये बुंदेलखंड वाला रीजन है
जो बुंदेलखंड वाला जो मेजरली आपका रीजन है वो क्या करता है कि वो पूरा जो मतलब बोलना चाहिए कि डेजर्टिक मतलब बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए सूखा वाला जो रीजन है, उसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर जो होता है सॉइल में वो होता नहीं है, मतलब प्रेजेंट रहता नहीं है। तो उसकी वजह से जो होता है आपस में जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की होती है वो खत्म हो जाती है, और जब हवा आती है या वाटर आता है तो वो उसी के साथ बहाव के साथ उन्हीं के साथ चली जाती है। इस रीजन में ज्यादातर अगर हम बात करें तो क्रॉप्स लाइक ज्वार, वीट, लेंटिल्स, ये सब जो है सोन मतलब किया जाता है, उगाया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री भी काफी अच्छी मतलब यहाँ मानी जाती है, अच्छी रहती है, प्रोडक्शन रहता है ना। यहाँ के अगर हम हाईएस्ट हिल की बात करें, यहाँ हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये सिद्ध बाबा जो पीक है ये यहीं पे आपके बुंदेलखंड प्लेट्यू पे सिचुएटेड है, और एवरेज अगर एलिवेशन की बात करें तो 150 to 450 मीटर्स तक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ गए रीवा पन्ना वाला प्लेट्यू, ये भी आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है ना। तो ये आपका जो है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड लाइज, नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपका कौन सा मिलता है, तो ये आपका मिलता है रीवा पन्ना प्लेट्यू, है ना। उसका मैक्सिमम हाइट इसकी 750 मीटर्स है। फिर ये यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स लाइक टोन्स मिलती है, सोनार मिलती है, केन मिलती है, और मेजर डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी रीवा, सतना, दमोह एंड पन्ना। उसके बाद हम देखें कि लाइम स्टोन जो पत्थर व्हाइट मार्बल होता है या फिर डायमंड का जो प्रोडक्शन है वो आपका मेजरली कहाँ पे, ये रीवा पन्ना वाले एरिया में होता है। वीट, ज्वार, ऑयल सीड्स जो होते हैं वो यहाँ पे सोन किए जाते हैं। लेटराइट टाइप की यहाँ पे मिट्टी मिलती है, लेटराइट सॉइल। अगर आप अपने जो इंडियन ज्योग्राफी एंड जनरली भी आपको अगर पता हो, हम सॉइल में भी इसको थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। लेटराइट बेसिकली जो मतलब ब्रिक से बनी हुई मिट्टी होती है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है टेम्परेचर प्रेशर की वजह से बहुत ही अलग टाइप की उसकी क्वालिटी होती है एज कम्पेयर टू ब्लैक सॉइल या रेड येलो सॉइल। तो इसीलिए वो क्या होती है उसमें पोटाश बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है, तो इस वजह से जो है लेटराइट सॉइल में तो थोड़े डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लेटराइट सॉइल आज के लेक्चर के रिस्पेक्ट पे। बाकी इन डेप्थ हम सॉइल में एक बार इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होती है आपकी कैमू रेंज से ओरिजिनेट होती है। कुछ अगर देखा जाए तो बीहड़ जो होता है, बीहड़ नदी जो कि टॉन्स की एक ट्रिब्यूटरी है, वो यहाँ पे चचई फॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल जो है मध्य प्रदेश का बनाती है। तो वो कहाँ पे बनता है, बीहड़ नदी के द्वारा जो है टोन्स रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसके द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे, रीवा पन्ना वाले एरिया में, राइट। तो ये अपन ने कहाँ से देखा, तो ये आपका जो है ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया रीवा पन्ना। अब उसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा। ये अभी हमने ये आपको ध्यान होता तो हमने सिर्फ 3 जो है सेंट्रल हाईलैंड किए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मालवा प्लेट्यू और जो है हमारा नर्मदा सोन वैली उसको स्पेसिफिकली हम और अच्छे से कवर करने वाले हैं, इसलिए जो है हम इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सी और डी आपके क्या होते हैं, 5 है ना आपके सेंट्रल हाईलैंड में, तो आपका सी मतलब डी हो गया आपका मालवा प्लेट्यू और ई आपका क्या होगा नर्मदा सोन वैली, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ये। और अभी हम सतपुड़ा मैकाल रेंज और बाघेलखंड प्लेट्यू को भी देख लेंगे। ठीक है, तो सतपुड़ा मैकाल रेंज की अगर बात करें तो साउथ ऑफ नर्मदा वैली के और साउथ में, मतलब जहां से नर्मदा सोन रिवर निकलती है ना उसके साउथ में आपकी ये सतपुड़ा मैकाल पूरी रेंज मिलती है। बहुत हाइट रहती है, अराउंड 300 मीटर्स का एवरेज एलिवेशन है। अगर आपने देखा हो धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी में सिचुएटेड है, तो ये इसका जो है मतलब आपका करीब 1000 तक की इसकी हाइट है ना। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है आपके मध्य प्रदेश की भी सबसे उच्च चोटी है, और सतपुड़ा रेंज की भी हाईएस्ट चोटी है ये धूपगढ़। ठीक है, स्लोप इसका बहुत शार्प है, काफी अच्छा जो है ग्रीनरी देखने को मिलती है, बारिश भी काफी अच्छी होती है। रिच फॉरेस्ट, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स एंड माइनिंग। ये जो पूरा होशंगाबाद वाला जो रीजन है वहां पे आपका फॉरेस्ट रिसोर्स, माइनिंग है ना, और पॉपुलेशन ज्यादातर आपकी फॉरेस्ट एरिया के जो माइनर या मेजर प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी पे डिपेंड रहती है। दिस इज ऑल अबाउट सतपुड़ा मैकाल रेंज। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो है ज्यादातर तो क्या है हिली रीजन है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो प्लेन रीजन मिलता है वहीं पे थोड़ी बहुत जो है आसपास के लोगों के लायक जो है वहां पे खेती बाड़ी की जाती है। लाइक कौन कौन से रीजन हो गए, तो इसमें आपके रीजन हो गए बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, यहाँ पे आपका नर्मदापुरम या होशंगाबाद भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है डेक्कन ट्रैप जो है वही जो आपका महाराष्ट्रियन प्लेट्यू या फिर पूरा जो आपका डेक्कन ट्रैप वाली जो मिट्टी है यहाँ पे काली मिट्टी का भी जो है मिलता है, तो अवशेष मिलते हैं। तो ये डेक्कन ट्रैप ही वाला जो रीजन जो है वो आपको यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मिलेगा। और कुछ आपको यहाँ पे धारवाड़ ग्रुप ऑफ जो बहुत ओल्ड फैशन जो आपके धारवाड़ के टाइम पे जो है आपके रॉक्स बने थे, तो उनके भी जो है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तापी रिवर जो या फिर ताप्ती रिवर जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ की चीफ जो रिवर है वो होती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है रेनफॉल भी होता है।
दिस इज ऑल अबाउट सतपुड़ा रीजन। अब नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं बघेलखंड प्लेट्यू, जो कि लास्ट प्लेट्यू रहेगा हमारे मध्य प्रदेश के जियोमॉर्फिक रीजन के बारे में। तो ये आपके ईस्टर्न रीजन, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये देखिए मैप में भी दिख रहा होगा कि ये आपके ईस्टर्न रीजन पे सिचुएटेड है। और साउथ में क्या, सोन जो वैली है ना, नर्मदा सोन वैली, उसके साउथ में है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लाइक रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, ये सब जो रीजन है आपके बघेलखंड वाले प्लेट्यू में अंदर आते हैं। क्लाइमेट अगर हम देखें तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब कि हर पर्टिकुलर रीजन, मतलब हर साल में एक पर्टिकुलर समय में क्या होगा, मानसून या फिर बारिश होगी। तो हमारा पूरा इंडियन जो टेम्परेचर या इंडियन क्लाइमेट क्या बोला जाता है, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है। तो और इसमें भी अगर हम देखें तो इंडिया में भी देखें तो ईस्टर्न साइड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर आपको पता हो तो मासिन राम मेघालय में हाईएस्ट रेनफॉल रहता है पूरे वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में भी आपकी ईस्टर्न साइड जो है सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड में आपका क्या मिल गया, बघेलखंड। तो बघेलखंड में आपका मानसूनल टाइप ऑफ बारिश होती है और बारिश भी करीब 175 सेंटीमीटर्स तक भी कई बार हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको गोंडवाना, विंध्या रेंजेस की जो है आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको जो है रॉक्स मिलेंगे, मिट्टी मिलेगी और सॉइल भी टाइप बहुत वेरिएबल है क्योंकि मिक्स्ड जोन है। यहाँ पे आपको क्या है, रीवा पन्ना का प्लेट्यू, सोन वैली भी यहाँ मिल रही है, वो एलुविलियल अपने साइड सॉइल लेके आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश से भी बहते हुए दूसरी मिट्टी भी यहाँ पे आ रही है। नीचे सतपुड़ा रीजन की वजह से आपको जो है डेक्कन ट्रैप की वजह से काली मिट्टी भी मिल रही है। तो एक तरीके से वेरिएबल मतलब डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी थोड़ी लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे सॉइल मिलती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बघेलखंड प्लेट्यू। तो चलिए, तो बेसिकली आज हमने क्या क्या कवर किया तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो आज हमने जो मतलब, क्योंकि हर लेक्चर में एक बार मैं कंक्लूजन में एक बार बता देती हूँ, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली टोपोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पैसे तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये जो है पार्ट किस में आता है, तो जीएस पेपर 1 के पार्ट बी का थर्ड यूनिट में जो है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कवर करता है, राइट। और इसमें हम आज जो हमने एक बेसिकली थोड़ा सा इंडिया का फिजियोग्राफिक ज्योग्राफी का फिजियोग्राफिक बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री देखी। उसके बाद वी हैव गॉन थ्रू कि डिफरेंट डिफरेंट आपके जो जियोग्राफिकल पार्ट्स हैं आपके मध्य प्रदेश के, वो बेसिकली कितने हैं, 3 हैं, लाइक सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा मैकाल रेंज और ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसमें कि हमने आज सतपुड़ा हाईलैंड में भी सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और रीवा पन्ना प्लेट्यू जो है ये किया। और फिर उसके बाद वी शिफ्टेड टुवर्ड्स सतपुड़ा मैकाल रेंज और एट लास्ट ईस्टर्न प्लेट्यू, या फिर उसको हम बघेलखंड प्लेट्यू भी बोलते हैं। तो ये हमने चीजें कवर की। और उसके बाद हमने क्या बोला कि जो मालवा प्लेट्यू है और नर्मदा सोन प्लेट्यू है, इसको हमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, राइट। तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है हमने इसके सेंट्रल हाईलैंड में भी बेसिकली जो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड है, उस पर कौन सी टाइप की मिट्टी मिलती है, किस टाइप की वहां की टोपोग्राफी है, कौन सी रिवर्स प्रोमिनेंट है और कौन से डिस्ट्रिक्ट प्रोमिनेंट है, ये खैर हमने सारे उसके रिस्पेक्ट में किया है, चाहे फिर वो सेंट्रल इंडिया हो, बुंदेलखंड हो या फिर रीवा पन्ना हो, राइट। उसके बाद वी शिफ्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स सेकंड जो फिजिकल डिवीजन है, दैट इज सतपुड़ा रीजन और एट लास्ट ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर बघेलखंड रीजन, जहां पे मध्य प्रदेश की जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। तो आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।